बहुत अच्छा। मुझसे लोग ये कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आपकी ताकत ये नौजवान है, इनको क्या खिलाते हो? मैं उनसे कहता हूं कि मैं तो खुद नौजवान, ये और मैं तो एक जैसे हैं, एक जैसी परिस्थितियों में गरीबी, बेबसी, लाचारी में पैदा हुए हैं, बहुत सपने लेके मैदान में हैं। माँ बाप ने रूखी सूखी खिलाकर अपना पेट काट काट कर पढ़ा लिखा के बड़े किए, इन उम्मीदों से कि कल पढ़ लिख के अपनी गरीबी, बेबसी और परेशानियों की जिंदगी से पार जाकर अपने घरों में अच्छी सुख सुविधाएं दे पाए। तो अच्छी बात है, ये सपने जो हमारे महापुरुषों ने देखे, हमारे परिवारों के लोगों ने देखे, ये सपने पूरे होंगे। मैं यहाँ उपस्थित माताओं बहनों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं और कुछ माताएं बहनें वहाँ बीच में बैठी हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जो बड़े हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, काम की बात करते हैं। मैं लगातार लोकसभा का सदस्य होने के कारण महिलाओं की, बेरोजगारों की, बच्चों की, आशा बहनों की, आंगनबाड़ी बहनों की, भोजन माताओं की, ग्राम चौकीदारों की, होमगार्ड की, पुलिस के जवानों की, अर्धसैनिक बलों की, जिसकी भी समस्या मेरी जानकारी में आती है, चाहे बीएड के बच्चे हो, बीटीसी के बच्चे हो, चाहे पुलिस की भर्तियों में हुए घोटाले से पीड़ित बच्चे हो, जिसकी समस्या मेरी जानकारी में आ जाती है, मैं उनकी आवाज उठाने का काम करता हूँ। और ये ताकत अगर मुझे किसी ने दी है तो दोनों हाथ आगे ताली बजा के नगीना के लोगों का धन्यवाद करता है। अगर नगीना के लोग और नगीना में भी चांदपुर का भी धन्यवाद होना चाहिए, मैं कहूंगा चांदपुर के लिए भी जोरदार तालियां होंगी। और चांदपुर के साथ साथ बिजनौर के लोगों का भी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए। बयापुर के साथियों का भी धन्यवाद होना चाहिए। देखो, आप जानते हो, तिनका तिनका करके घर बन जाता है और बूंद बूंद से घड़ा बन जाता है। मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ। मैं तो एक गरीब परिवार से आता हूँ, गरीबी बेबसी में पला हूँ। मेरी माँ, आज भी बहुत सारी माएं देश दुनिया में जाता हूँ इस काम को करती हैं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और मेरी माँ, मुझे आज भी याद है, वो खेत से घास लाकर उस घास को से उस हमारी गाय भैंसों को पालकर दूध बेचकर जो हमारे खर्चे में कमी आती थी, उस खर्चे को पूरा करने का काम करते थे। मैं किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं हूं, मैं अपनी हैसियत को जानता और मैं आप लोग को जानता हूं कि आप लोग किस परेशानी का सामना कर रहे हैं। और आज भी बहुत बड़े पैमाने पे गरीबों को, बेबसों को, लाचारों को इसी तरह अपना जीवन यापन करना पड़ता। और एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी खर्चे के लिए सप्ताह में 100 रुपया देते थे। उस 100 रुपये से मेरी माँ पूरे हफ्ते का घर का खर्चा चला देती। मैंने बहुत बुरे दिन देखे, बहुत बुरे दिन, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं कि मैंने बुरे दिन देखे। मैं खुश हूं कि उन बुरे दिनों ने मुझे चलना सिखाया, उन बुरे दिनों ने मुझे दौड़ना सिखाया, उन बुरे दिनों ने मुझे दौड़ना सिखाया। अगर वो बुरे दिन ना देखे होते तो शायद मुझे अपनी तकलीफों का एहसास नहीं होता कि देश में गरीब की क्या है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारो, मत हारो हिम्मत। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। जब मैं आपसे 100 रुपए की बात कर रहा था, उस समय 100 रुपए की हैसियत थी, आज 1000 रुपए की हैसियत नहीं है। मैं आपसे 2000 की बात कर रहा था, सन 2000 की। 2000 रुपए में, 100 रुपए में हफ्ते का गरीबों का खर्चा चलता था। आज 1000 रुपए में गरीबों का खर्चा नहीं चलता। महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर आपको कह रहा हूं, 2000 में आप बेटी की शादी करते होंगे, बेटे की शादी करते होंगे तो 1 तोला 2 तोले सोने खरीदते होंगे। खरीदते नहीं खरीदते सोना? कितने पैसे का आता था 2000 में? 3000 रुपए का, 4000 रुपए का।
3500 4000 रुपए तोला था। आज क्या भाव है? तुम्हें नहीं बोलना है, बाकी सब बोलना। जिसने खरीदा हो ताजा वो बता दो मैंने नहीं खरीदा है। 75,000 रुपए लगा लें, 85, चलो 80 लगा लेते। 3,000 रुपए 4,000 रुपए तोले का सोना 20 साल 24 साल में वो 80,000 रुपए का हो गया। और आपकी आमदनी जो मिलती थी 300, 250, 300 रुपए, वो आज 400, 450 पहुंची, दुगनी भी नहीं हुई। इतना बदलाव हुआ है देश में। मैंने कहा 100 रुपए की हैसियत थी, आज 1,000 रुपए में महीने का सामान नहीं आता। ये हालत है आप देश में, गरीब की तरह जीवन यापन कर रहा है, किसे छिपाना नहीं। इस देश में हमारे महान पुरुषों ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके अपने जीवन को कुर्बान करके बलिदान करके हमें इज्जत की जिंदगी जीने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश में जो संविधान लागू कराया था, वो संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उस संविधान में जो अवसर दिए हुए हैं, इस अवसर की बात मैं कर रहा हूं। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन, यानी कि चाहे गरीब का बेटा हो, मजदूर का, किसान का, और चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या स्टेट मिनिस्टर या केंद्र के सचिव का, स्टेट के सचिव का या प्रमुख सचिव का या मुख्य सचिव का या डीएम का, एसएसपी का, दरोगा का, सीओ का, एसपी का, सीओ का, पटवारी का, सेक्रेटरी का, ग्राम के प्रधान का, जिला पंचायत सदस्य का, विधायक के, सांसद के बेटे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, जहां किसान मजदूर का बेटा पढ़ता है। आगे होगा क्या परिवर्तन होगा कि स्कूल भी अच्छे होंगे, स्कूल में फर्नीचर भी अच्छा होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, टीचर भी सारे होंगे, और स्कूल उसी प्राइमरी स्कूल से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज भी बन के निकलेंगे। आज तो क्या हुआ है, ये बात मैंने क्यों रखी? गरीबों के लिए सरकारी स्कूल और अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल। और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता तो है, लेकिन मास्टर जी की ड्यूटी कहीं पोलियो में लग रही है, कहीं वैक्सीन में लग रही है, कहीं जनगणना में लग रही है, कहीं किसी और चीज में लग रही है, कहीं बीएसएस साहब के स्वागत में लग रही है, कहीं जिलाधिकारी जी के दफ्तर मीटिंग में लग रही है। तो ना मास्टर बेचारा पढ़ा पा रहा है, ना बच्चे लागू इस देश में। आगे देखना, आज जो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए की फीस जमा होती है प्राइवेट स्कूलों में, वो फीस जमा नहीं होगी, वो सारा पैसा आपका बचेगा और आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई मिलेगी कि वो पढ़ लिख के मुख्य धारा में खड़ा हो पाएगा। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट में नौकरी मिलेगी, और प्राइवेट में नहीं करेगा तो अपना रोजगार कर पाएगा। यहाँ पढ़ेगा, विदेश में जाके काम करे, आपके हाथ को फैलने नहीं देगा, आपको इज्जत की जिंदगी दिलाने का काम करेगा। अब मैं सोचता हूँ कि बदलाव क्यों नहीं हो रहा? मैं तो सोच रहा हूँ सरकार क्यों नहीं सोच रही, तो मेरा ध्यान ये पड़ता है कि सरकार इसलिए नहीं सोच रही क्योंकि सरकार के नेताओं के तो स्कूल पड़े, सारे मंत्रियों के भाई सारे अगर सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उनके स्कूल में होते प्राइवेट तो वो इसको कर देते, लेकिन जब उनके स्कूलों में बात आती है अपना नुकसान थोड़ा ही करेंगे वो लोग, इससे काम नहीं होगा। लेकिन अगर ये काम हो गया तो आप समझते हैं एजुकेशन क्या है? आपके पास 2 हथियार हैं, एक एजुकेशन, दूसरा वोट। और एजुकेशन ऐसा हथियार है कि जिसका बाप कोयलों में काम करता हो, भट्टे में काम करता हो, खेतों में काम करता हो, सड़कों में काम करता हो, होटल में काम करता हो, किसी ढाबे में काम करता हो, उसका बेटा भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, IAS, IPS तमाम पदों पर जा सकता है। आप सोचे जिसका बेटा जज बनेगा, क्या उसके बाप को किसी के खेत में काम करना पड़े? उसके बाप को कोल्हू के भट्टे में काम करना पड़े? ये छलांग है, ये छलांग है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से हमें संविधान में दी है कि पढ़ लिख के आप भी
छलांग लगा के आगे बढ़ सकते हो, मुख्य धारा में जुड़ सकते हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर का प्रयास। मैंने पार्लियामेंट में कहा मैं पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा कि पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ। जो हुआ तब हुआ, तब हम लोग नहीं थे, आज हम लोग हैं। आगे इस तरह का जुर्म हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे और जुर्म का मुकाबला हम लोग करेंगे। इसलिए कहना मैं आने के भविष्य में बात कर रहा हूँ कि आने वाला कल कैसा होगा अगर आपने जिम्मेदारी से बात समझ ली। मैंने कहा कि हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए और आपको नहीं पता, मैंने झेला है। मैं अपने पिता को नहीं बचा पाया क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैं उनका इलाज नहीं करा पाया और मैं धन्यवाद दूंगा नीलिमा के लोगों को। आज मेरे पास दिन में 10 लोग आते हैं कि हमको इलाज के पैसे नहीं है। मैं एक पत्र लिखता हूँ और प्रधानमंत्री जी को लिखता हूँ और वहां से पैसा सैंक्शन होता है और 1 महीने में उस परिवार के खाते में आता है या अस्पताल में जाता है। हजारों लोगों की परेशानियां दूर होने का काम होता है। ये शक्ति मुझे नीलिमा के लोगों ने दी। मैं जब पत्र पढ़ता हूँ, किसी को 3.5 लाख रुपए का अनुदान मिला, किसी को 1.5 लाख रुपए का अनुदान मिला। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं उनको मिला नहीं हूँ, लेकिन लोग आकर मुझसे कहते हैं कि MP साहब एक लेटर लिख दो और आज लोग कहते हैं लिख दोगे। मैं उनसे कहता हूँ हाथ क्यों जोड़ रहे हो, तुम ही लोगों ने तो बनाया, तुम मेरे आगे क्यों हाथ जोड़ रहे हो, तुम बड़े हो मैं छोटा हूँ, तुम बस मुझे बताओ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो अपने पिता को नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने ये उसी दिन संकल्प ले लिया था कि आने वाले समय में इतनी मेहनत करेंगे कि कोई गरीब अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को इसे ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे नहीं। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि प्रधानमंत्री जी ये जो हेल्थ सिस्टम है, ये हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि जहाँ सरकारी अस्पतालों में अगर अच्छा इलाज कराना होगा ईमानदार से बताओ, सरकारी अस्पताल में जाओगे या प्राइवेट में, ईमानदार से बताओ, जोर से बताओ। ऐसा क्या हो गया कि प्राइवेट में जाने का मन करता है? इसका कारण यह है कि जब सरकारी अस्पतालों के हालात देखते हैं तो ना तो एक्सरे मशीन, ना ECG मशीन, ना MRI मशीन, ना कोई टेस्ट हो रहा है, ना डॉक्टर है, ना दवाइयां है। तो हमारे मन में लगता है अगर अपने आदमी को बचाना, अपने परिवार के व्यक्ति को बचाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाओ। और प्राइवेट हॉस्पिटल अगर जाओगे तो जेब में ATM लेके जाना पड़ेगा। कभी कभी इलाज कराने के चक्कर में घर बिक जाता है, कभी कभी इलाज कराने के चक्कर में जमीन बिक जाती है, कभी कभी इलाज कराने के चक्कर में आदमी कर्जदार हो जाता है। और मैं सोचता हूँ ये जो नेता कहते हैं कि हमने गरीबों के लिए बहुत अच्छे स्कूल बनाए, बहुत अच्छे अस्पताल बनाए, और ये नेता अपने बच्चों की पढ़ाई विदेश में कराते हैं, सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते क्योंकि ये हमें धोखा देने का काम करते हैं, हमें बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती और सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छा होता तो ये अपना इलाज विदेशों में नहीं कराते, फोर्टिंग में नहीं कराते, मैक्स में नहीं कराते, ये भी सरकारी अस्पताल में जाया करते क्योंकि ये जानते हैं सरकारी अस्पताल में तो सुविधा नहीं है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी अगर आप चाहते हो बदलाव हो, आपकी नीयत बदलाव की है तो हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा बनाओ कि जिस अस्पताल में गरीब का इलाज होता है वहां सरकार के मंत्री का, सरकार के विधायक का, सरकार के मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति जी का, केंद्र के सचिव का, स्टेट के सचिव का, DGP का, प्रमुख सचिव का, चीफ सेक्रेटरी का और DM का, कमिश्नर का, SP का, CO का, SSP का, दरोगा का, इंस्पेक्टर का, हेड कांस्टेबल का, गांव के प्रधान का, जिला पंचायत सदस्य का, विधायक का, उनका इलाज भी बीमार होने में उन्हीं अस्पतालों में होना चाहिए। भाई यही कहते हैं निजाम से, क्या कहते हैं निजाम से कि अस्पताल हमने इसमें सारी सुविधा दे दी, तो भाई सुविधा दे देता इसमें क्यों नहीं कराते? क्योंकि वो सच को जानते हैं कि वहां सुविधा नहीं। और इलाज में कितने पैसे की जेब करके आप जानते हो नहीं जानते हो? अगर प्राइवेट में जाओगे तो 500 रुपए का पर्चा काट देगा, एकदम से काटेगा नहीं काटेगा? ये तो बिना बात करने की फीस है। उसके बाद तो जैसे जैसे उसकी कलम चलती है वैसे वैसे जेब तेजी से कटती है, क्योंकि सेटिंग है। कैसी सेटिंग? जहां से दवाई लिखेगा उस मेडिकल स्टोर पर सेटिंग है, जहां से टेस्ट मिलेगा उस स्टोर पर सेटिंग है, कमीशन चलता। तो मैंने कहा कि बदलाव अगर करना है तो बदलाव तभी होगा
जब हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा, जब नेताओं का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, उनके परिवार का, जब पीएम का बच्चा अस्पताल में होगा, जब एसएसपी का बच्चा अस्पताल में होगा, और बराबर के बेड में हम गरीबों का बच्चा बड़ा होगा, तो आप देखना डॉक्टर भी मिलेगा, मशीनें भी सारी होंगी, टेस्ट भी सारे होंगे, और इलाज भी सही समय होगा, दवाई भी सारी मिलेगी, बाहर के खर्चा भी निकल जाएगा। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि रिफॉर्म हो, लेकिन अभी हम लोग उतनी शक्ति में नहीं है, जितनी शक्ति हमें है उतनी शक्ति से हम लोग आवाज उठाने का काम करते हैं। आज इस देश में मैंने 2 हथियारों की बात करी, एक हथियार मैंने एजुकेशन के तौर पर बता दिया, और एक हथियार जिस हथियार की ताकत से मैं यहाँ खड़ा हूँ वो हथियार है बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से मिली हमें वोट। ये वोट हमारी ताकत है। अगर ये वोट हमारे पास ना होगी तो ये बड़े बड़े कूटे वाले, बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े पैसों वाले राजा महाराजा जो खुद को मानते हैं, ये गरीबों के बच्चों में पैर नहीं रखते, ये किसानों के पैर नहीं छूते, ये मजदूरों के बराबर नहीं बैठे। ये तो वोट हमारे पास है, ये वोट इनको खींच के ले जाती है। जब वोट हमारे पास है तो ये आके हमारे पैर पकड़ के कहते हैं कि आप मेरे भाई हो, आप मेरे चाचा हो, आप मेरी बुआ हो, आप मेरी बहन हो। क्यों? क्योंकि आपके पास, और इसलिए वोट चली गई। उस दिन आपको पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। इस वोट के होने के बावजूद ये नेता 5 साल आपके बच्चे में वापस यहाँ से चुनाव लड़ा। आज ईमानदार को चला नेताओं के होते, वोट के होते। आज भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं रोज सुनता हूँ, मैं रोज अधिकारी को लिखता हूँ, सीओ को लिखता हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जहां से आदमी जानवर भी नहीं चल सकता। अगर ये सरकारें हमारे लिए हैं और ये नेता हमारे लिए काम करते हैं तो जिस जगह में हम चलते हैं उन जगह को भी बदलाव क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि इनका लक्ष्य नहीं है बदलाव करने का। ये जानते हैं कि जनता है भूल जाएगी, क्या करेगी, इनको वोट देना, वोट देने के बाद हम भूल जाएगी, फिर अगली बार चले जाएंगे हाथ जोड़ने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा हथियार हमें दिया कि जो सड़कों में घूमता था, आपके लिए लड़ाई लड़ता था, आपके वाली भाने का काम करता था, जिसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाता था, जिसके ऊपर लाठी चलाते हुए पुलिस के डंडे कभी कमजोर नहीं पड़ते थे। आपकी वोट की ताकत से आज मेंबर पार्लियामेंट बन के चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में खड़े होकर आपसे आंख मिला के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। ये एक तरह का जंप है, ये भी एक तरह का जंप है। आप देखो कि जो गलत सड़कों में था, आपकी वोट की ताकत ने आज उसको मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। ये यहाँ से नगीना से दिल्ली तक का जो जंप लगा, ये आपकी वजह से। अब आप महसूस करो, अब नगीना में क्या बदला है पता करा के देख लो। ऐसे चांदपुर के लोग भी आते हैं, हमारे यहाँ चांदपुर के लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं कि चांदपुर के लोग नहीं। लेकिन आज नगीना में क्या बदला है? अगर किसी गरीब पर जुल्म होता, हालांकि जुल्म करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि बचेगा नहीं, तो तेरे पीछे किसी का हाथ हो, किसी का हाथ हो, जब लखनऊ बैठे वालों का हाथ हो, दिल्ली बैठे वाले का हाथ हो, बचेगा नहीं। तो अगर अपराध करें किसी गरीब के साथ, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है कि अगर आप कोई गरीब थाने में जाता है तो पुलिस का अधिकारी गरीब उसके कपड़े देख के, उसके फटे हुए जूते देख के, उसकी बुरी हालत देख के उसको गाली से बात नहीं करता, उसको इज्जत से पूछता है कि बताइए भाई आपकी समस्या क्या है। ये बदलाव हुआ है नगीना में, आपके वोट देने के बाद आपके ताकत देने के बाद। आज वो नौजवान जिसकी सुनवाई होती थी, आज वो 10 मामलों को लेकर जिलाधिकारी के पास, एसपी के पास, एसएसपी के पास और एसडीएम के पास, तहसीलदार कानूनों के पास, सरकारी सेक्रेटरी के पास, और जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, किसी का राशन कार्ड बनना है, किसी के पेंशन बननी है, किसी का मकान बनना है, तो आज इतने लोग वहां बैठे हैं कि वो तत्काल कहते हैं चाचा हमें लोग आए, हम अपने आप करवाएंगे, आपको फोन कर देंगे, जब आपको मिले तो क्या बता। ये बदलाव हुआ है आपकी वोट से। वोट दे रहा है, बहुत पहले से दे रहा है, लेकिन अब ये बदलाव हुआ है कि जिनके लिए दरवाजे बंद किए हुए थे, आज उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ते हैं और उनको कुर्सी में बिठा के ये पूछना पड़ता है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। क्योंकि आज जो आपने नेता बनाया वहां से, वही नेता से अधिकारियों से कमीशन नहीं देता, वही अधिकारियों से एक ही बात कहता
है कि गरीब जनता का काम करना है, इनके आंसू पूछने हैं, इनको ताकत देनी है, इनकी समस्या हल करनी है। और कोशिश कीजिए ये ताकत और आगे बढ़ जाए, क्योंकि जैसे जैसे ताकत आगे बढ़ेगी, जो लोग आज दिल्ली में बैठे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में टिप्पणी करने की कोशिश, मेरी धरती चांदपुर से कहना चाहता हूँ कि इतना इनकार अच्छा नहीं है। मैंने भी संकल्प लिया था कि यदि अपमान हुआ, मैं सो नहीं पाया तो मैं सोचता है इस अपमान का बदला कैसे लिया जाएगा। और मैंने भी संकल्प लिया कि हम लोग इतनी ताकत बनाएंगे, क्या बनना कर रहे हो वो कुर्सी आपके नीचे से खींच लेंगे, आप इस लायक में ले आओगे कि हमारे लोगों का अपमान कर सके। मेरे प्यारे साथियों, सत्ता में बहुत शक्ति होती है और सत्ता मांगने से नहीं मिलती, सत्ता छीननी पड़ती है। और छीन वाली सत्ता है जिसके अंदर तकलीफ होती है, जिसका पेट भरा हुआ हो वो रोटी के बारे में नहीं सोचता, जिसके पास सुख सुविधा हो वो सुख सुविधा के बारे में नहीं सोचता। लेकिन आपके मेरे जैसे लोग जो अपने लोगों की दुख तकलीफों को देखते हैं, क्या होगा 75 साल बाद? आज भी पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, आज भी खाने को अच्छी रोटी नहीं, आज भी पीने को साफ पानी नहीं है, आज भी रहने को पक्का मकान नहीं है। क्या बताया जाए और हम लोग हाथ फैलाते फैलाते मानते मानते चलते हैं कि भाई हमारे बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। फिर मैं हंसता हूँ, ये सोचता हूँ कि जिन्होंने हमें इतने साल हमें इस जीवन में रहने के लिए मजबूर किया, वो हमारे बारे में क्या सोचे। मैं भी हमारे जरूर दो मंत्री हमसे मिला, मैंने उनसे कहा कि मंत्री आपसे मिलना है, उन्होंने उनसे कहा क्या काम है। मैंने उनसे कहा कि सर मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ उस क्षेत्र में मेरी माँ बहनों को काम करने के लिए खेतों में जाना पड़ता, खेतों में जाना पड़ता, कोल्हू में जाना पड़ता, ईंटें उठानी पड़ती, ये तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती। मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को लघु दो लगवा दो, जो मैं अपनी माँ बहनों को इज्जत की जिंदगी वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि मुफ्त में दे दो कुछ नहीं, हम काम करेंगे, हम मेहनत लगाएंगे, हम मेहनत करके जो भी रोजगार आप लगाने काम करो, रोजगार को 4 साल लगाने काम करेंगे, लेकिन इज्जत की रोटी हमारे लोगों को मिलने का काम होगा, क्योंकि हम मेहनती हैं, ठीक मांगने वाले लोग नहीं। मैं इसलिए चाहता हूँ, मैं आपके पास से आया हूँ कि मेरे क्षेत्र में आप रोजगार से दो मुद्दा लगा। उन्होंने कहा अच्छा इससे कितने लोगों का भला हो जाएगा? मैंने जितनों का होगा उतनों का तो हो भाई, 1000 का होगा, 2000 का होगा, 5000 का होगा, 10,000 का होगा, 10,000 परिवार को इज्जत की रोटी खाएंगे। ये सरकार तो 10 लोगों के बारे में नहीं सोच रही, तो मैं क्या मंत्री जी जितने लोगों का भला होगा देखा जाएगा। आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे कि इस बार 10,000 का होगा, अगले साल 10 लाख लोगों का भला होगा। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारी कमाई आ सकती है। मैं कोशिश करता, यहाँ हमारे कौशल विकास मंत्री है, मैं उनके पास गया, मैंने उनको पत्र लिखा, उन्होंने कहा बताइए भाई क्या समस्या है। मैंने कहा साहब मेरे यहाँ नौजवान बेरोजगार बहुत, और आप पूरे देश में कहीं चले जाओ, बिजनौर का आदमी आपको कहीं ना कहीं मिल जाए, किसी प्रदेश में चले जाओ आपको मिलेगा, बिजनौर का कहीं चले जाओ, कोई प्रदेश चले जाओ, और ये कहना है बिजनौर में तो कोई ना कोई बिजनौर वाला सामने खड़ा होगा, आप क्या देख रहे हैं, इतना बड़ा बिजनौर। मध्य प्रदेश में बिजनौर वाले, कर्नाटक में बिजनौर वाले, हैदराबाद में बिजनौर वाले, पंजाब में बिजनौर वाले, दिल्ली में बिजनौर वाले, महाराष्ट्र में मुंबई में बिजनौर वाले, पंजाब में बिजनौर वाले, हरियाणा में बिजनौर वाले, कहीं चले जाओ आपको बिजनौर वाले। तो मैंने कहा उनसे कि सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि वो गरीबों के बच्चों को रोजगार दे सके। और देखो बड़ा क्या है, आज मेरे पढ़े लिखे भाई बेरोजगार घूम रहे, जिनको कमा के अपने परिवार की गरीबी बेबसी खत्म करनी थी, आज वो मजबूर है कि पढ़ लिख करके उनकी जेब में कोई पैसा नहीं। और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, बहुत हल्ला उठाने से कुछ नहीं होता, जब तक गरीबी बेबसी दूर नहीं होगी, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, जब तक आपको भी इज्जत सम्मान से जो है जिंदगी नहीं मिल सकती, मेरी बात का हो गया। और वो आएगा कैसे? वो आएगा कैसे जब आपको रोजगार मिलेगा, किसी को सरकारी रोजगार, किसी को प्राइवेट रोजगार, किसी को धो लगाने का अधिकार, किसी को और कोई रोजगार, किसी को ठेकेदारी में अवसर, कोई राजनीति में आगे बढ़ेगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तब धीरे धीरे लोगों के जीवन में तब्दीली होगी।
तो मैंने उनसे कहा कि आप रोजगार मेला लगाओ। उन्होंने कहा रोजगार मेला तो लगेगा लेकिन नगीना मिलेगा, बिजनौर में लगेगा। मैंने कहा बिजनौर में लगा दो, ये नगीना वाले इतने तेज हैं, ये बिजनौर में पहुंच जाएंगे, इनको रोजगार चाहिए, आप चिंता मत करो। तो हंसने लगे कि ऐसा क्यों? मैंने कहा मैं समझता हूँ कि आज गरीब भटभटा रहा है, वो चाहता है कि इस गरीबी की जिंदगी से बाहर निकले। जब तक हम पढ़े लिखे नहीं है भाई, तब तक तो हमें समझते हैं कि भगवान ने हमारे नसीब में लिख दिया बातें पे कि हम गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में मर जाएंगे। लेकिन जब हम पढ़ लिखे तो हमें महसूस हुआ कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। और बाबा साहब अम्बेडकर को भरोसा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पढ़ लिख कर हम लोग आगे बढ़ेंगे और गरीबी बेबसी की पीढ़ियों को काट देंगे। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा के मेरे माननीय काशीराम साहब का नाम लूंगा और जोरदार ताली बजा के बताया कि उस ड्राइवर का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। मैं नाम लूंगा माननीय श्री काशीराम का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है लगा दिया हम जैसे लोगों को तैयार कर। सीनियर लोग बैठे हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया माननीय काशीराम साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। और उससे बदलाव क्या हुआ? पहले रानी का बेटा राजा बनता था, रानी का बेटा राज करता था, रानी का बेटा जन्म लेता था, वो खुशी में रहता था और गरीब समाज में रहता था। और आज माननीय काशीराम साहब के संदर्भ में ये ग्रैंड स्कूल का हेडमास्टर का बेटा आज मेंबर पार्लियामेंट बन के दिल्ली में जा रहा है। आपसे कहना चाहता हूं, आज आपने संभल भी देखा, संभल आपसे छिपाना नहीं है कि संभल में किस तरह का जुल्म आपने देखा और संभल के जुल्म में किस तरह मजाक बना रही भी आपने देखा। आपने सिर्फ संभल नहीं देखा, रामपुर में जो अखाड़ा बैठा आपने रामपुर को भी देखा और रामपुर से जो नेता है हमारे वो किस तरह उनका परिवार जेल में चल रहा है ये भी आपने देखा। ये भी किसी से छिपाना नहीं है। आपने अजमेर में देखा और आपने तमाम तरह की परेशानियां देखी, मगर मैं जानता हूँ इसका आंदोलन चलाना नहीं है। इसका एक ही हल है कि हम दोनों वर्ग लोग एक दूसरे के साथी हो जाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, अपने भाईचारे को मजबूत कर ले। तो ये सांप्रदायिक ताकतें जो आज सत्ता में बैठी हैं ये सत्ता से दूर हो जाएगी और ये गरीब लोग जो आज मेरे सामने बैठे हैं मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज इस मंच पर लोग बैठे हैं ऐसा आएगा एक दिन सुनेगा 2027 का, इनमें से बहुत सारे लोग लखनऊ में खड़े होंगे मिलकर आपके लिए लड़ने का काम करेंगे। आप सोचो एक तरफ से राजनीति से नहीं चल रहा। जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो बड़ी बड़ी पार्टियों ने क्या कहते थे, पहले क्या कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा भाई, क्या करेगा अकेला चंद्रशेखर, अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा। बात आगे बढ़ने लगी तो कहने लगेगा अच्छा आगे बढ़ जाएगा तो ये तो मंत्री बनना बन जाएगा भाई। फिर जब और आगे बढ़ने लगी तो कहने लगा चल नहीं पाएगा। और मैंने मंत्री मेरे लिए मेरा तो सब कुछ आप हो, क्या बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को छोड़ के चंद्रशेखर आजाद के जा सकता है नहीं? तो ऐसे एक मंत्री को तो लाज मारता हूं मैं आपके सम्मान के लिए। ये मंत्री पद के लिए मैं मिशन का काम नहीं करता भाई, मेरी बात को आप याद रखना। मंत्री बनना होता, MP MLA बनने की लड़ाई होती तो ये काम 2019 में 20 में हो जाता। ये लड़ाई है बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब ज्योतिबा फुले साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने की लड़ाई। इसलिए मैंने कहा एक बार अवसर मिलने के लिए है 500 का जारी लेकर और आप आगे नहीं ना चंद्रशेखर आजाद लेकर पहचान नहीं हुई पहचान है नहीं बताओ। और इस बार को मैं पार्लियामेंट गया तो बहुत सारे कर्मचारी मेरे पास है, बोले भैया आज तो आपकी पार्टी के बहुत सारे सांसद आ रखे हैं। मैंने कहा चुनाव करूंगा अभी सांसद जीत गए इतने सारे। बोले मैंने कहां से आ गए भाई, हमारी पार्टी में अकेला सांसद हूं। बोले बहुत सारे लोग नीला पट्टा पहन के आए हैं। मैंने देखो अभी तो एक आया है तो रंग बदलने लगे, जिस दिन भाई का नाम बात करने लगे उस दिन चारों तरफ नीला नीला होगा। ये तो एक
तैयार किया, आंदोलन पौधे से वृक्ष बना, वृक्ष में लंबे समय छांव दी, फूल दिए, फल दिए, आपकी सुरक्षा की। अब वो वृक्ष सूख गया है, अब वो ना फल दे सकता, ना छांव दे सकता, ना फूल दे सकता, ना सुरक्षा कर सकता। तो आपको मगर आपकी जिंदगी में जो बदलाव होने तो वो तो नहीं है। क्या 100% बहुजन समाज अपने पैरों में खड़ा हो गया? क्या हमको जमीन होना खड़ा हो गया? क्या हमको रोटी रोजगार मिल गया है? क्या हमको इतने समान की जिंदगी मिली है? तो जिनको इतने समान की जिंदगी मिली उनको तय करना चाहिए कि चेहरा भले बदल जाए लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, और काम आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे वृक्ष तैयार होंगे और छांव भी मिलेगी, फूल भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी और आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलेंगे। मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने, मैं तो देश की सेवा करता हूँ। ध्यान दो, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसकी जो हमारे पास है और हम उसकी लड़ाई लड़ने का काम नहीं करें, कोई ऐसा आदमी नहीं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, चांदपुर वालों मुझे यही बता दो, इस बार चांदपुर में भी ताकत बना दो नहीं बनाओगे? इस बार चांदपुर में भी झंडा मजबूत कर दो नहीं करोगे? इस बार चांदपुर में भी से भी चांद निकाल दो नहीं निकालोगे? अगर चांदपुर वालों ने ठान लिया तो चांदपुर से जो हवा चलेगी, ये है गंगा आपके पास, चांदपुर से जो हवा चलेगी वो मुजफ्फरनगर में जाएगी, मेरठ में जाएगी, सहारनपुर में जाएगी, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद में जाएगी। आपके यहाँ कुछ भी गए तो गंगा में वो पहुंच जाएगा आगरा, वो पहुंच जाएगा दिल्ली। आप अगर प्रयास करोगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा।